मुझे लगता है कि मैं तंजीन अदब आरा बिहार के पेज से लाइव हो चुकी हूँ। मेरी आवाज़ या ठीक तरीके से पहुँच रही हो तो जो साथी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कृपया एक छोटा सा टेक्स्ट मैसेज करके मुझे सूचित करें कि मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है। इम्तियाज़ साहब, अगर आप बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद सहर जी। इम्तियाज़ जी, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस पेज से अपनी कविताएं पढ़ने का ये सुअवसर प्रदान किया। तो दो एक साथी और आ जाते हैं तो हम इस कविता पाठ के कार्यक्रम को शुरू करते हैं। शुक्रिया रविशंकर जी, इमरान खान जी, शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया। क्या हम शुरू कर सकते हैं अब, या कुछ सेकंड या एक मिनट लोगों का इंतज़ार कर लें? मुझे लगता है कि मुझे शुरू करना चाहिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए। जो भी साथी हैं, आप सबका आभार, शुक्रिया कि आप मुझे सुनने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। मेरा एक छोटा सा परिचय है और मेरा नाम अनुपम है और मैं कविताएं लिखती हूँ। ठीक है, कर लेते हैं, चंद सेकंड इंतज़ार कर लेते हैं। वैसे ये वक्त थोड़ा लाइव के लिए सही है कि नहीं? मैं अब कविता पाठ शुरू करती हूँ, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि कुछ साथी हैं, उनके भी वक्त की कीमत है यहाँ पर। तो एक बार फिर से आप सबका आभार। पहली कविता मैं जो यहाँ पर पढ़ रही हूँ उसका शीर्षक है अधूरा पुल। अधूरा पुल। जब दोपहरिया कुहार के आवे से जब दोपहरिया कुहार के आवे सी तपने लगती है, धूल आग की तरह गर्म। जब दोपहरिया कुहार के आवे सी तपने लगती है, धूल आग की तरह गर्म। जब कुत्ते मिट्टी के को गहरे खोद गर्मी से बचने की कोशिश करते हैं और गौरैया नल के मुंह से लटक कर हाँफती है पानी के लिए, तब कुछ तांबई रंग की औरतें खेत काट रही होती हैं। जब दोपहरिया कुहार के आवे सी तपने लगती है, धूल आग की तरह गर्म। जब कुत्ते मिट्टी को गहरे खोद गर्मी से बचने की कोशिश करते हैं, जी आगाज हो गया है। जब कुत्ते मिट्टी को गहरे खोद गर्मी से बचने की कोशिश करते हैं और गौरैया नल के मुंह से लटक कर हाँफती है पानी के लिए, तब कुछ तांबई रंग की औरतें खेत काट रही होती हैं। कुछ इंसान नुमा लोग ईंट के भट्ठे पर पक रहे होते हैं। ईंटों से भी गहरा है उनके देह का रंग, कुछ झावे जैसा।
जब कुछ लोग दोपहरिया के डर से दरवाज़ा बंद कर अंधेरा कर लेते हैं घरों में, तब कुछ बच्चे भीड़ की तरफ लेकर चले जाते हैं अपनी बकरियां। बकरियां चरती रहती हैं, बच्चे पेड़ चिल्हर खेलते हैं। एक दिन ईंट के भट्ठे से भागता है एक आदमी, बच्चों की गोल में शामिल हो जाता है। खेत काटती औरत छहाने आती है, वह भी बच्चों में शामिल हो जाती है। आदमी औरत मिलकर बच्चों को सुनाते हैं लकड़ सुंघवा के किस्से। लकड़ सुंघवा पीठ पर बोरा लादे आता है, बोरे में छुपाए रखता है तरह तरह की लकड़ियां सुंघा वश में कर लेता है बच्चों को। बच्चे जब तक होश में आते हैं डाल दिए गए होते हैं किसी बन रहे पुल की नींव में, सभ्यताओं को जोड़ने के लिए। बच्चे जब तक होश में आते हैं डाल दिए गए होते हैं किसी बन रहे पुल की नींव में, सभ्यताओं को जोड़ने के लिए। इसीलिए तो कहते हैं कि पुल जीवधारी होते हैं, पुल के पाँव नहीं होते, वे टंगे रहते हैं बच्चों की पीठ पर। इसीलिए तो कहते हैं कि पुल जीवधारी होते हैं, उनके पाँव नहीं होते, वे टंगे रहते हैं बच्चों की पीठ पर। पुल चढ़कर आता है आतताई, पुल से कवि कलाकार संगीतकार आते हैं, बारातें गुजरती हैं, अर्थियाँ आती हैं, पुल से पार हो जाती हैं कई कई पीढ़ियाँ। पुल चढ़कर आता है आतताई, पुल से कवि कलाकार संगीतकार आते हैं, बारातें गुजरती हैं, अर्थियाँ आती हैं, पुल से पार हो जाती हैं कई कई पीढ़ियाँ। बच्चे पुल को पार करते बड़े होते हैं, खोजते रहते हैं जीवधारी पुल का तिलिस्म। पुल अधूरा ही अटका रहता है उनकी स्मृति में। बच्चे पुल को पार करते बड़े होते हैं, खोजते रहते हैं जीवधारी पुल का तिलिस्म। पुल अधूरा ही अटका रहता है उनकी स्मृतियों में। तो दोस्तों ये थी पहली कविता अधूरा पुल। दूसरी जो कविता मैं यहाँ पढ़ना चाह रही हूँ उस कविता का शीर्षक है एक तलैया की याद में। गांव के बीचों बीच लहराती थी एक तलैया, जेठ की दोपहरिया में हवा बनकर। गांव के बीचों बीच लहराती थी एक तलैया, जेठ की दोपहरिया में ठंडी हवा बनकर। उसकी पीठ पर ऐसे सवार होते बच्चे जैसे दादी से कह रहे हो मेला चलने के लिए। भैंसें चली आती हैं नहाने अपना कुनबा लिए, मुंह बोर बोर नहाती, सगी बहनों सी भेंटती एक दूसरे से। लड़कियां हर सांझ आती किनारे पर बतियाती, उनकी बातों को सुन सुन हंसती रही वह, कभी शिकायती नहीं हुई उनके पिताओं से। रात होते ही खरहे दिन की लुका छिपी डर भय भूल आते, उसे सलामी देते फिर पीते पेट भर पानी। लौट कर आती तुनक कर चली गई खिचुही। लोमड़ी सियारने आती, पानी पीती, दम भरती, मछलियों से बातें करती, फिर आने को कह लौट जाती अपने बच्चों के पास। जिन पेड़ों को उसने बड़ा किया था बिना एहसान जताए, वे गजब के समझदार थे, बिना थके छाया करते रहे उस पर। चिड़ियों के बच्चे जब ची ची कर गला फाड़ते, चिड़िया झिझक झिझक कर मांगती 2 बूंद पानी। चिड़िया की झिझक से लाल पीली हो तलैया चली जाती उस किनारे कि तुम 2 बूंद पानी के लिए क्यों शर्मिंदा करती हो मुझे। तब चिड़िया कहती, बहन 2 बूंद पानी की कीमत पर ही जिंदा रहेंगे हमारे बच्चे। चिड़िया की बात सुन नम हो जाती मछलियों की आंखें, वे फिर भर जाती आभार से। इस तरह मजबूत होता उनके बीच भरोसे का पुल। तलैया अपनी आत्मा पर कोई कलुष लिए बिना रात दिन सांझ दोपहर सबको पिलाती रही पानी। मेढक कछुए मछलियाँ उसकी रसोई में भोजन कर सोते उसी की तलहटी में।
तितलियां उड़ते उड़ते धप्पा कर जाती उसकी पीठ पर। हम जो मनाते रहे त्योहार, बांधते रहे गिरहें, धरती की छाती पर पांव धर अपनी सुबह करते रहे, नदियों की पीठ पर अपना निशान छोड़ विजयी हुए। हम जो इतराते रहे अपने कर्ता और निर्माता भाव पर, सोखते रहे उसकी आत्मा का जल बिना क्षमा भाव के, और खाली होती रही वह बिना शिकायती हुए। एक दिन जब चटकने चटकने को हुई उसकी आत्मा, उसने समेट लिया अपना असमय बुढ़ापा और दूर जाकर बिखेरी अपनी छार, जिससे सुखी रहे वे बच्चे जो सवार हुए थे उसकी पीठ पर। उन लड़कियों को लग न जाए असमय बुढ़ापे का रोग। जब गांव छोड़कर चली गई वह तलैया, गांव के निकारे पर सर पटक फिकरने लगी सियार ने। भैंसों ने सूनी आंखों से दूर तक निहारा उसे। पेड़ों को बुखार चढ़ा, उत्तप्त हो गई उनकी सांसें। भरोसा टूट गया चिड़ियों का, बेघर हो मरी मछलियां। कछुए मेढक खरहे लोमड़ियां सियार ने सब छोड़कर चली गए गांव। एक बार जब आग लगी उसी गांव में, लोग नहीं छटका पाए खूंटे से अपनी भैंसें, अपने जानवर। आग लगे छप्परों के गुर्रे काटे गए, फिर भी नहीं बचा उनका घर। गुहार लगाती औरतों के मुंह फेफरी पड़ गई। घर जले, खूंटे पगहे और गायें जली। खेत खलिहान, रमई काका की दुकान जली। खाची में तोपे गए मेमनों के साथ बच्चों की आंखों की खुशी झुलस गई। वे सोते में आग आग चिल्लाते हैं और झुलस जाता है उनका मुलायम हाथ। झुलस गए सब पेड़, औरतें जार जार हो रोईं कि कूची बढ़नी सब जल गई। बूंद भर पानी ना मिला बुझाने को आग। गांव की दशा दिशा देखने पुरोहित बुलाए गए, मंत्र पढ़े गए, कुएं पूजे, जगते पूजी, ताल तलैया उसके किनारे पूजे। गांव भर की औरतों ने अर्घ दिया। गंगा से अचरा पसार कहा, हे गंगा, हमारी इस तलैया में जल भर दो। हे सगर के पुरखों का उद्धार करने वाली गंगा, हमारे बच्चों को, हमारी फसलों को, हमारी भैंसों, गायों, बैलों की आंखों में जो आग जल रही है उसे बुझाओ माँ। औरतें गंगा से, अपनी उस तलैया से लौट आने के लिए, फिर से लहरने के लिए कहती रह गईं। गंगा ना लौटी, ना लौटी। ये थी दूसरी कविता। तीसरी कविता जो मैं यहाँ पढ़ रही हूँ आप लोगों के सामने, उसका शीर्षक है नींद और जागरण के बीच एक तिलिस्मी युद्ध। मेरे जागरण में सफ़ेद चादर में लिपटी फैली है मरघट की शांति। मेरे जागरण में सफ़ेद चादर में लिपटी फैली है मरघट की शांति। मेरी नींद में कोई छोड़ गया है हाथ कटी औरतों की लाश। मैं उतर गई हूँ नींद में इस युद्ध के खिलाफ। मेरे हाथ में उनकी मर्दानी मजबूती नहीं जो वायु वेग से आती तीरों को मोड़ दे किसी पतुल धातु सी, जो जंग खाए खंजरों को धर ले। जूतों से बाहर निकली है मेरी अंगुलियां, उनकी अक्षौहिणी सेनाओं के कदमताल से बने कीचड़ में गिर गई है मेरी आँख। मैं बिना आँख वाली औरत, रेत पर उतार दी है मैंने अपनी जर्जर नाव। अब तक शांति के लिए पूजती रही जिन देवताओं को, वे सब युद्ध के पैरोकार निकले। अब तक शांति के लिए पूजती रही जिन देवताओं को, वे सब युद्ध के पैरोकार निकले। फिर भी समझौते के लिए प्रस्तुत थी मैं कि एक तीर आकर लगा मेरे पाँव में। पसलियों में फंस गई दो मुही कमानियाँ। यह कहते लौटा बख्तरधारी वह,
युद्ध में समझौते के लिए नहीं है कोई प्रावधान। दर्द से चटक रहा है मेरा घुटना, सूख गई है रीढ़ की मज्जा, समय से पहले पीली पड़ गई है फसलें, डर से पीली पड़ गई है बुद्धि मेरी, जितनी यातनाएं दी गईं उतना नहीं था अपराध मेरा। महान देश की महान सेनाएं, उसके सब मंत्री, नक्षत्रों की गणना करने वाले पुरोहित, सब खड़े हैं मुस्तैदी से मेरे खिलाफ, चाहते हैं बंदी बनाकर ले जाना अपने देश। वे मेरी जीभ में कील ठोककर मेरा सच जानना चाहते हैं। वे मेरी जीभ में कील ठोककर मेरा सच जानना चाहते हैं। मेरे हाथों और घुटनों को जकड़कर कहते हैं निष्पक्ष लड़ रहे हैं वे युद्ध। उनकी इस भीषण यंत्रणा से भयभीत हूँ मैं। हाजिर होती है मेरी पुरखिन, गर्म सलाखों से दागी गई हैं उसकी आंखें, जगह जगह से तोड़ दी गई हैं उसकी हड्डियाँ, पपड़ाए होठों से कहती है सबको बतलाओ हमारा सच। कांपते हाथों से युद्ध विजयी का आशीर्वाद देती है, कहती है जाओ। धरती पर फैले विषैलेपन को अपनी बेड़ियों में गूंथ लो, अकेले नहीं हो तुम। वे हाथ कटी औरतें हैं सात मोर्चे पर, जाओ उनके विचारों को धार दो जैसे शत्रु अपने हथियारों को दे रहे हैं। नींद से बाहर निकलो, स्वप्न में नहीं हकीकत में चल रहा है यह युद्ध। भर लो अपने भीतर बौखलाहट, पटक दो दीवार से अपना सिर, पागल हो जाओ, रुके ना तुम्हारे विचारों का यह काफिला। अब उन्नीदे देवताओं के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती यह धरा। अवसाद में डूबे प्रेम से उबरो, नींद से जागो। देवताओं, राजाओं और उनके प्यादों ने अंधकार से भर दिया है पृथ्वी को। तुम किसी की प्रतीक्षा मत करो, अब बुद्ध नहीं आएंगे ज्ञान बांटने, शांति बांटने। दृढ़ करो अपनी एकता को, इकट्ठा करो सभी बच्चों को, वे बढ़ाएंगे तुम्हारा उत्साह और शक्ति को भी। अब किसी वरदान के लिए मत भटको, वे दाखिल हो गए हैं हमारी नींद में, हमारे बच्चों के स्वप्न में पड़ गया है उनका पहरा। जंगल से निकलकर भाग रही हैं हिरनियाँ और उनके दुधमुहे बच्चे। फूलों का पराग छोड़ उड़ी जा रही हैं मधुमक्खियाँ, इसके पहले कि शहद में ना बचे मीठापन। बच्चों के स्वप्न में कोई जड़ दे सांकल, जाओ रोशनी की नदियाँ तैर जाओ। इससे पहले कि शहद में ना बचे मीठापन, बच्चों के स्वप्न में कोई जड़ दे सांकल, जाओ रोशनी की नदियाँ तैर जाओ। अचानक ओझल होती है वह जैसे कोई टूटा हुआ तारा। टूट गया है नींद का तिलिस्मी युद्ध, मैं अपनी जीभ छूती हूँ, युद्ध में घायल अपने पांव देखती हूँ कि इस युद्ध ने बदल दी है एक कवि की दिशा, कि इस युद्ध ने बदल दी है एक कवि की दिशा। अगली कविता का शीर्षक है एक औरत का अंत। मेरे पैर इतना कांप क्यों रहे हैं? क्या होने वाला है आज? कहाँ है मेरे लोग, मेरे अपने सगे लोग? मैं पिछले कितने महीनों से नहीं मिली उनसे। मेरी बूढ़ी विधवा माँ कहाँ है? क्या अब उसे कुछ नहीं सूझता? मेरा जवान भाई, वह तो नौकरी पेशा है, उसको तो कुछ नहीं होना चाहिए। आखिर दो छोटे छोटे बच्चे हैं उसके। खूबसूरत बीबी है उसकी जो पति की डांट पर भी हंसती है। क्या हो रहा है? क्यों कांप रहे हैं पैर? हाथ से क्यों छूट रही है कलम? कोई मेरी डिग्रियां क्यों छीन रहा है मुझसे, जिस पर मेरा और मेरे मृत पिता का नाम है? क्या कहा, आज के बाद सब निरस्त मानी जाएंगी? मेरी बहनें कहाँ हैं? उनका जीवन इस तरह नष्ट नहीं होना था। लेकिन तुम कह रहे हो वे नहीं रही जिन्होंने बेटी की तरह पाला था।
फिर उनसे किए मेरे वादे का क्या होगा? मेरा बच्चा किस अनाथालय में छोड़ आए? वे सारे बच्चे मेरे हैं जो पल रहे हैं अनाथ की तरह। सबको अभी देना है नाम अपना, क्षमा मांगनी है उनसे। कब से महसूस नहीं की उनके कोमल हाथों की छुअन। मेरा प्रेमी कहाँ है? कहाँ है रातों का एकांत? क्या कहा वह मेरा प्रेमी नहीं रहा? उसने सब कुछ को नकार दिया, हमारे उस अनंत एकांत को भी। मेरी डायरी कहाँ है? सब कुछ नष्ट होने से पहले दर्ज किया जाना जरूरी है एक औरत का अंत। क्या कहा मैंने कभी कोई डायरी नहीं लिखी? कभी लिखी ही नहीं। फिर क्यों लग रहा है कि उसके सारे पन्ने उड़ रहे हैं मेरी आंखों के सामने? यह चिड़िया रात भर नहीं सोई। कोई तो बताओ, क्या किसी जंगल में आग लगी है जो रात भर आसमान में मंडराती रही है? या इतना उद्विग्न कोई चिड़िया कब होती है? इतना अंधेरा क्यों बरस रहा है? इतनी राख कहाँ से आई? यह किसकी खाक है, किसकी तड़प? इतना बादल क्यों उमड़ रहा है? यहाँ तो किसी को पानी की चाह नहीं। इन पहाड़ों पर किसके खून के दाग हैं? नदियों में किसका शव प्रवाहित है? इन्हें क्यों इस तरह कत्ल किया गया जब थे मारने के आसान तरीके? इतनी क्रूर दस्तक कौन देता है भला? कोई टहल रहा है पर्दे के पीछे, मारने आया है या सावधान करने? कौन है जो अंधेरे की चूड़ी कस रहा है? बिना पूरा दृश्य खत्म हुए ही भर रहा है आंखों में अंधेरा मेरे। कौन दूह रहा है मेरी सांसें, हलक से खींच कर रबड़ सी तान रहा है मेरी जीभ? मेरे भागने की खबर से कौन काट ले गया यह सड़क? कहीं से लाओ विलुप्त हो रहे जुगनुओं को। इन बुझती आंखों में अब वही भर सकते हैं थोड़ी सी चमक। कहीं से लाओ विलुप्त हो रहे इन जुगनुओं को। इन बुझती आंखों में अब वही भर सकते हैं थोड़ी सी चमक। तो इस तरह यह कविता समाप्त हुई। अगली कविता है, इस मुहजोर समय में मुंह ढांप कर चलना चाहिए। क्या नियाई रात के ख्याल को कविता कहना चाहिए? शाम होने वाली है दोस्त और मेरी बाजुएं ढीली पड़ रही हैं। शाम होने वाली है दोस्त और मेरी बाजुएं ढीली पड़ रही हैं। आंखों की पुतरियां शिथिल, जैसे रोशनी से बेधा गया हो इन्हें। देखो मेरी आंखों में मत झांको, इसमें 2 सदी का अंधेरा जमा है। अब वादे के मुताबिक विदा का वक्त हो चला है। तुम कहते हो पेड़ जड़ें नहीं त्यागते, नई जड़ें फेंकते हैं। मैं कहती हूँ पेड़ पत्ते तो झाड़ते हैं ना। तुम मुझसे कह के बस मेरे तालाब वापस लौटवा दो। तुम मुझसे कह के बस मेरे तालाब वापस लौटवा दो। सोचो तो क्या अजीब बात है, मुझे प्यास तब लगी जब सारा पानी सूख गया। उड़ने का मन तब हुआ जब एक एक कर झड़ गए सारे पंख। मैंने अंतिम क्षण तक इंतजार किया। मेरा मरने का मन तब हुआ जब मरने जैसा कुछ बचा ही नहीं था। मैं अपनी देह रोज लटकाती रही पंखे से और रोज उसके आने से पहले उतार लेती। मैंने अपनी एक एक इच्छाएं रोज छोड़ी। वह एक एक इंच जमीन रोज हड़पता रहा। कितनी अजीब बात है ना। मैं सोचती रही यह उम्र ठहर जाए और समय गत कर जाए, लेकिन ऐसा कभी किसी सामान्य के साथ नहीं होता। मुझे उन तालाबों के सूखने का गम हमेशा रहा जिसमें मछलियां पाली थीं। वह उखाड़ ले गया मेरा खूंटा, अपने दरवाजे गाड़ देखो इतरा रहा है।
वह उखाड़ ले गया मेरा खूंटा, अपने दरवाजे गाड़ देखो इतरा रहा है। मेरी यह गत इसलिए थी कि मुझे एक औरत के रूप में पहचाना गया। मैंने चाहा औरत मर्द एक जोड़ी कबूतर की भांति पहचाने जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। शायद कबूतरों ने विरोध किया हो आदमी की नीयत को पाने से। मैं जब जब उनसे मिली जेब में छुपा लिया अपना स्वाभिमान। बहुत तेज बोलती थी मैं, लेकिन हकलाते हुए आवाज धीमी कर ली मैंने। तब भी उन्होंने कहा, इस औरत को बाहर निकालो। मैं गलती समझ पाती कि वे टांग कर ले गए मुझ पर थूकते हुए दरवाजे से बाहर फेंक दिया। सुनने में कितना अजीब लग रहा है ना कि मैंने वहीं पड़े पड़े ईश्वर का ध्यान लगाया। वह आया था दोस्त, लेकिन हंसकर चला गया। अपनी प्रवृत्ति के अनुसार घिसटते हुए मैं पत्तलों पर रात भर रेंगती रही। तब सुबह उठने भर की ताकत बटोर पाई, लेकिन यह चलने भर नहीं थी। मैंने फिर से ईश्वर को आजमाना चाहा। वह वत्सल है, वह आया। इस बार उसने पूरी निरीता से हाथ जोड़कर कहा, ईश्वर ईश्वर की मार से बचा सकता है, मनुष्य की नहीं। कितनी अजीब बात है ना। मैंने फिर से रोटी मांगने की जरूरत की। इस बार वे बिना दाह कर्म के ही मेरी अस्थियां प्रवाहित कर देते, लेकिन ऐसा खुलेआम करने पर सरकारी प्रतिबंध था। उनकी इच्छा को उनके कुत्तों ने पूरा किया, लेकिन मेरी किस्मत साथ थी। मैं सारा का सारा कुत्तों को नहीं मिली। कौवों ने मुझे बचा लिया। शुक्र है कि कौवों को लेकर मेरी पुरानी धारणाएं टूट गईं। अब काले बादल घिर आए हैं, आ रही हैं धूल भरी आंधियां। अब मैं जितना बच गई हूं उसका क्या करूं? क्या यही कूड़े के ढेर पर छोड़ दूं खुद को, या फिर पेड़ों की छांव ढूंढूं? खराब समय तब आता है जब कभी को कौवे भी छोड़ दें। अजीब ख्याल है। जब नदियों में पानी नहीं तो डूबने की इच्छा से क्या होगा? तब पेड़ों में छांव क्या बचा रहेगा? तब राहगीर को सुस्ताने की इच्छा छोड़ आगे बढ़ना चाहिए। जनता का कभी की तरह सनक जाना अच्छा नहीं। कभी को जनता बचानी थी, इस बार जनता ने कभी को बचा लिया। जब काले बादल घिर आए हैं तो शायद थोड़ी बरसात हो। जब काले बादल घिर आए हैं तो शायद थोड़ी बरसात हो। क्या इस बार पानी धरती तक पहुंचेगा? हे बादल, मेरी प्यास का कुछ हो सकता है क्या इस रेगिस्तान में? हे बादल, मेरी प्यास का कुछ हो सकता है क्या इस रेगिस्तान में, जहां कभी समुद्र सूख गया था? हमारे पास 10 मिनट समय और है। कुछ छोटी छोटी कविताएं पढ़ देती हूँ। बहुत शुक्रिया। वे गरीब चंद की बेटियां हैं। उनकी भी देह कच्चे घड़े सी होती है, पर वे जानती हैं अपनी जिंदगी के विषम मौसम। उनकी भी देह कच्चे घड़े सी होती है, पर वे जानती हैं अपनी जिंदगी के विषम मौसम। इसलिए जब रात सब सो जाते हैं, वे पकाती हैं अपनी मिट्टी। वे बरसात आने से पहले अपना ईंधन जमा करती हैं। वे खेत जाने से पहले आंखों में महीन काजल भरती हैं। झउए में हंसिया रखते रखते मुंह में दबा लेती हैं एक बीरा पान। उनकी हंसी में जितनी खनक होती है, उनके प्रेम में उतनी ही वफा। वे तरल चेहरे वाली लड़कियां लहरों पर पांव धर चल रही हैं। वे बरगद की उम्र और जंगल का हरापन लेकर मिट्टी के कटाव को जकड़े रखती हैं। वे बरगद की उम्र और जंगल का हरापन लेकर मिट्टी के कटाव को जकड़े रखती हैं। वे पेड़ों से मिलाती हैं नदियों की जड़ें। वे सिरसती हैं भाप को, वे सिरसती हैं बादल को, वे सिरसती हैं पानी को,
वे सिरसती हैं आग मिट्टी और ताप को। वे मतवाली हवा की सहेलियां हैं, वे गरीब चंद की बेटियां हैं। वे मतवाली हवा की सहेलियां हैं, वे गरीब चंद की बेटियां हैं। उनके टोके में है पुरखों के सिखावन, उनके पास ही इस युद्ध की कला है। मैं फिर से उन्हीं का मुंह निहार रही हूँ, मैं फिर से उन्हीं का मुंह निहार रही हूँ। रविशंकर जी, देखती हूँ मिल जाए आसानी से तो सुना देती हूँ। खोजने से तो मिलती नहीं ना कोई कविता जल्दी। मिल गई है। कविता का शीर्षक है हाँ शर्तों पर टिका है मेरा प्रेम। मुझसे प्रेम करने के लिए तुम्हें शुरू से शुरू करना होगा। मुझसे प्रेम करने के लिए तुम्हें शुरू से शुरू करना होगा। पैदा होना होगा एक स्त्री की कोख से, उसकी और तुम्हारी धड़कन धड़कनी होगी एक साथ। मुझसे प्रेम करने के लिए संभल कर चलना होगा हरी घास पर, उड़ते हुए टिड्डे को पहले उड़ने देना होगा। पेड़ों के पत्ते बहुत ज़रूरत पर ही तोड़ने होंगे कि जैसे आदिवासी लड़के तोड़ते हैं। फूलों को नोच कभी मत चढ़ाना देवताओं की मूर्तियों पर। मुझसे प्रेम करने के लिए तोड़ने होंगे नदियों के सारे बांध। एक्वेरियम की मछलियों को मुक्त कर मछुआरे के बच्चे से प्रेम करना होगा पहाड़ों पर रात्रि का विश्राम। मुझसे प्रेम करने के लिए छाना होगा मेरा टपकता हुआ छप्पर, उस पर लौकियों की बेलें चढ़ानी होगी। मेरे लिए लगाना होगा एक पेड़, अपने भीतर भरना होगा जंगल का हरापन, और किसी को सड़क पार कराना होगा। मुझसे प्रेम करने के लिए भटकी हुई चिट्ठियों को पहुंचाना होगा उनके ठीक पते पर। मेरे साथ खेतों में काम करना होगा, रसोई में खड़ा रहना होगा मेरी ही तरह। बिस्तर पर तुम्हें पुरुष नहीं मेरा प्रेमी होना होगा। बिस्तर पर तुम्हें पुरुष नहीं मेरा प्रेमी होना होगा। हाँ शर्तों पर टिका है मेरा प्रेम। मुझसे प्रेम करने के लिए अलग से तुम्हें नहीं करना होगा मुझसे प्रेम। शायद आप इसी कविता के लिए कह रहे थे। एक कविता पढ़ देती हूँ, अभी समय है। इस कविता का शीर्षक है जहरबाद। वे एक जून भूखी रह लेती, बीजों को हाथ न लगाती थी। वे एक जून भूखी रह लेती, बीजों को हाथ न लगाती थी। झरबेरी, मकोई और भटकैया तक को भविष्य के लिए संचित रखा उन्होंने। उनके बच्चे भी इस बात के अभ्यासी थे, फिर भी उनकी आंखों में तिरती रहती निश्चल सांवली हंसी। अब किस देश से आती हैं ये हवाएं, सूख गई बीजों के भीतर की नदी। उनके पसीने से भरी नहीं दरारें खेतों की। कोने में पड़ा उनका हल खोता गया अपनी चमक। घुनी हुई हरस पिछले ही साल लगा दी गई चूल्हे में। इस तरह अंतिम बार उन्होंने अन्न और आग को मिलाकर अपना भोजन पकाया। अंतिम बार उनके चूल्हे से उठा धुआं हमेशा के लिए जम गया उनकी आंखों में और डूब गई आंखों की रोशनी। उनकी आंखों में किरचों की तरह गड़ती है आसमान की सफेदी। अब उन्हें कचोटता है कोई मूर्त दुख, जो उनके हाथ के घट्टों की तरह ही उग आया है उनकी जीभ पर, और वे अपने ही रक्त और नमक में
अंतर करना भूल गई। खो गए उनके जुआठा के दोनों सैल, या ले गया कबाड़ी वाला भंगार भाव। बच्चों को थोड़ी सी सोन पापड़ी दे, या किसी ने गाड़ दिया उनकी ही पीठ में छुरे की तरह। उनके खून में जो बह रहा है वह लोहा नहीं, उसकी कमी का सबूत है, जहर है मोर्चे का। जहां तोपती थी वे खून सने बलगम अपने, वहीं खेतों में दफन है उनका शव भी। उनके बैलों को लकवा नहीं था, बस नहीं रहा नाधने वाला गुसैया उनका। वे भूलते गए खेतों में चलने की कला, दायां और बायां अपना। कसाई को देख बैलों ने खन डाला खलिहान पूरा, उनके खुरों को गोबर और आंसू से मिटाती हैं वे। छातियों में उतरा नहीं दूध तो वे पागल हो गईं, के करते बच्चे छातियां नीचते सो गए लंबी नींद। वे भूख को पल्लू से बांधे नींद आंखों में छुपाए हुए डोलती हैं परछाइयों की तरह। वे भूख को पल्लू से बांधे नींद आंखों में छुपाए हुए डोलती हैं परछाइयों की तरह। वे भागी जा रही हैं अपना लूगा समेटते, धरती के साथ ही वो भी दफन होना चाहती हैं। अपने ही भाग्य से बचे बच्चे हथियारों की कैद में सुबकते हैं। कई दिनों से कलेवा नहीं खाए हैं वे, अब उमकता ही नहीं उनकी आंखों में कोई सपना। अब उमकता ही नहीं उनकी आंखों में कोई सपना। उनकी जंग खाई आंखें उन्होंने इस मिट्टी से जहरबाद बनते देखा है। उन्होंने इस मिट्टी से जहरबाद बनते देखा है। तो ये थी कविता जहरबाद, जिसका शीर्षक था। मुझे लगता है कि हमारा समय पूरा हुआ और इससे ज़्यादा कविताएं हमें नहीं पढ़ना चाहिए। फिर भी 5 मिनट का समय है, मुझे 40 मिनट का कुल समय दिया गया था, तो अभी 5 मिनट है मेरे पास, मैं एक कविता पढ़ सकती हूँ। इस कविता का शीर्षक है राष्ट्रीय सूतक। एक पूरा गांव कत्ल किया गया है, एक पूरा देश ही सूतक में है। एक पूरा गांव कत्ल किया गया है, एक पूरा देश ही सूतक में है। लाशें बिखेर दी गई हैं सड़क के दाईं ओर। कौन रोए किसके लिए जब कोई बचा ही नहीं है। ससुराल से लौटी हैं बेटियां, सिर मुड़ा तर्पण दे रही हैं पिताओं को। रसदार पेड़ों में घंट बंधे हैं, मातम में डूबी हाड़ियों में झलमलाती हैं पिताओं की डबडबाई आंखें। चिल्लाकर घंट फोड़ देना चाहती हैं बेटियां। मातम में डूबा है पूरा बाग। मरी हुई माएं दुधबुहे बच्चे छाती से चिपटाए रात भर रोती हैं पेड़ों की ओट से। तालाबों में उल्टी उतराई हैं चारपाइयां। पिताओं और भाइयों की दाग लिए हैं बेटियां, उनके चेहरे से मिट गए हैं भाव सारे। खपरेलों पर रोती बिल्लियां मुंह में दबाए अपने बच्चों को किसी और दिशा में जा रही हैं। खलिहानों में कुत्ते और खेतों में सियारनों का मातम है, फिर भी टूटता नहीं इस रात का सन्नाटा। सुबह सुबह घाटों पर बिलखती सिसकती डरी हुई हैं बेटियां। सूख रहे खूनों पर कतली बूटों की छाप दूर तलक दिखाई देती है। बंद कमरे में अकुलाहट है, बाहर डर से फूलती है सांस। किस तरफ देखूं कम हो आंखों की जलन, किस तरफ देखूं कि आंखों का होना जरूरी लगे। उठ रहा है आग का बवंडर, इस छोर से उस छोर तक फैल रही है आग। पानी में उठ रही हैं तेज भंवरें, एक भरी पूरी नाव धीरे धीरे डूब रही है। जबकि मैंने धारण किया है गर्भ, मेरी छातियों में दूध उतरा है। मृत्यु की खुरदुरी जीभ चाटती है दूध भरी छातियां मेरी। किस गोद में छुपाऊं अपने बच्चों को, चीखे ना पहुंचे इनके मुलायम कानों तक। बिस्तर पर किस ओर सुलाऊं, हर ओर जाल सी बिछी हैं उनकी घाती इच्छाएं। उनके आंखों के गड्ढों में खून भरा है। बहनें जो उम्र में बेटियों सी थीं, बेटियां जो मेरी माओं की थीं,
जो हवाओं के मुकाबले तेज थी, गड़ती है कतली आंखों में रेत सी। उनके पीठ के नीचे बिछाए गए हैं बिजली के नंगे तार, वे डूब रही हैं खून भरे गड्ढों में। हर ओर चल रहा है सरकारी विज्ञापन, वियाग्रा की गोलियों पर कुछ औरतें ललचाई हुई हैं, कर रही हैं जख्मी एक दूसरे की पीठ को। वियाग्रा के नशे में पूरा देश डूबा है, पूरा देश ही अनचाहे की पैदाइश है। उल्टियों पर पांव धर, उपकाइयों को घोट आगे बढ़ रहे हैं लोग। तो इस तरह ये कविता समाप्त हुई और मेरा समय भी यहीं समाप्त होता है। एक बार फिर से मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आपने मुझे अपने पेज पर आमंत्रित किया, कविताएं पढ़ने का मौका दिया। और रात के जब 10 बजने जा रहे हैं तो आप सुन रहे हैं कविताएं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नमस्ते।